हमारे एमसी से वो बुड्ढा कहता है कि मोस्ट आई शॉट कल्टीवेशन मेथड सिमिलर होते हैं। अपने पैरों के तलवों पर स्टिपियोंग बिंदु को खोलो और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कल्पना करो। फिर उसे अपने डेंटियन के थ्रो से सर्कुलेट करो और बैठो मत, खड़े रहो। हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है, और वो भी ऐसा ही करने लगता है और उसके हाथ थोड़ा कांपने लगते हैं। और वो बुड्ढा कह रहा होता है कि अब उस एनर्जी को अपनी बाहों में फ्लो करो। याद रखो, तुमको अपनी इंटरनल एनर्जी को हर समय फ्लो में रखना होगा। अब इसे रोको मत, इसे सीधे बाहर निकाल दो। हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है, और अपने हाथ को सामने लाता है और वो बुड्ढा चिल्ला के कहता है कि इसे सहन करो, इसे बाहर निकाल दो। हमारा एमसी भी जोर से चिल्लाता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी अपने हाथ से ही आइस की बर्फ की टेक्निक को यूज करके एक जायंट बर्फ को निकाल दिया होता है। ये देख के हमारा एमसी खुश हो जाता है और अपने मन में कह रहा होता है कि ये पावरफुल ब्लेड डेमन पाम से बिल्कुल अलग लेवल की है। ये तो अनबिलीवेबल था मास्टर। आइस की स्किल का यही वास्तविक स्वरूप है, जो अपनी अपार पावर से हर चीज को चूर चूर कर देती है। और वो बुड्ढा की सोच रहा होता है अपने मन में, ये बच्चा आखिर ये है क्या? मुझे पता था कि वो बर्क की स्किल की पावर को कुछ हद तक प्रकट करेगा, लेकिन ये टेक्निक अंतहीन रूप से विस्तारित होती रहती है। ये केवल इंटरनल एनर्जी से ही प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नॉर्मली पावर इस तरह फैलने के बजाय बिखर जाती है। ये बच्चा आइस मून डिवाइन स्किल को कितनी गहराई ही समझता है। हमारे एमसी से वो कहता है कि तुम्हारे थॉट से आइस मून डिवाइन आर्ट की असली पावर कहाँ है? हमारे एमसी उसको देखता है एक बार और हमारे एमसी उससे कहता है कि मुझे विश्वास है कि ये इनविंसिबिलिटी और खुद में है। तो वो बोलता है कि क्या? तो हमारा एमसी कहता है कि मैंने जो भी ट्रेनिंग किया है उसका अधिकांश भाग फिजिकल इंडोरेंस पर था, इसलिए पता चलता है कि आप फिजिकल पावर को कितना महत्व देते हैं मास्टर। ऐसा लग रहा था मानो ट्रेनिंग का गोल एक बॉडी पावर प्राप्त करना नहीं, बल्कि उससे भी कहीं बढ़कर कुछ हासिल करना हो। तो ये बात सुन के ये बुड्ढा बोलता है कि और खुद के बारे में क्या? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तुम्हारा एमसी कहता है कि बाइंडिंग ऑफ टाइम आइस स्किल का मतलब है फ्रीजिंग। हालांकि डेंटियन के अंदर का इंटरनल फ्लो विस्फोट के कागार तक तेज हो जाता है, क्योंकि नेचर द्वारा दिया गया समय स्थिर है। इसलिए अगर बॉडी का रथ संचार अत्यंत तेज हो जाए तो फाइनली इससे समय की धीमा होने का प्रभाव उत्पन्न होता है। ये बात सुन के बुड्ढा मुस्कुरा के अपने मन में बोल रहा होता है कि वो सच में आम आदमी से अलग है। ये सोचकर ही सरप्राइज होता है कि उन्होंने मार्शल आर्ट की उत्पत्ति के बारे में विचार करते हुए ट्रेनिंग किया। हमारे एमसी से बोलता है कि मेरे डिसाइपल, चलो ट्रेनिंग के अगले स्टेज पर चलते हैं। हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है, और हमारा एमसी हमें बताता है इसके बाद के ट्रेनिंग में मैंने ब्लड डेमन पाम और आइस मून डिवाइन स्किल की प्रकृति के बारे में सीखा। साथ ही उनसे जुड़ी सहायक टेक्निक भी मुझे सिखाया गया था कि सिचुएशन के लिए कौन सी टेक्निक सबसे इफेक्ट होती है। उदाहरण से मैंने वो पंचर बिंदु टेक्निक सीखी, सिंगल पॉइंट ऑफ लिंग रिंग, स्नो और ग्रेट ब्लड शिफ्ट सीखी। एक ही वार में ये अपोनेंट को बेहोश कर सकता है या उसे पूरी तरह से अपाहिज बना सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये किसी इंपॉर्टेंट बिंदु पर अटैक करता है तो इसकी प्रभावशील तरीकों की तुलना में लगभग दोगुनी होती है। ग्रेट ब्लड शिफ्ट में बॉडी के दबाव बिंदुओं को आर्टिफिशियल रिलोकेटिंग करता है और उसमें शामिल होता है किसी अदर पर्सन द्वारा उनके पॉइंट फील कर दिए जाने पर भी उन्हें मुक्त होने की अनुमति देना। और ह्यूबी से मैंने सेल्फलेस शिफ्ट स्टेप नाम एक गति टेक्निक सीखी, क्योंकि मैंने पहले ही हेवनली डेमन क्लाउड स्टेप और हेवनली डेमन स्टील आर्ट सीखी है। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसने मेरी उम्मीदों से कहीं बेहतर काम किया। मेरे पैरों के नीचे की हवा भी जम गई और मेरी स्पीड इतनी तेज थी कि उसने अपने पीछे धुंधली छवि भी छोड़ दी। इसके अलावा मैंने इस मूवमेंट टेक्निक का जितना ज्यादा यूज किया, मेरे बॉडी में उतनी ही ज्यादा बर्फ की एनर्जी एब्जॉर्ब होती गई। इसलिए मुझे अब अपनी इंटरनल एनर्जी को सचेत रूप से जुटाने की जरूरत नहीं रही। ये तो क्लियर था कि इस स्पीड टेक्निक का यूज करने से आइस मून डिवाइन आर्ट को बहुत आसान में सीखा जा सकता है। ट्रेनिंग में लीन रहने के कारण 4 महीने पलक झपकते ही बीत गए। लकीली गोनमा द्वारा निर्धारित 5 महीने की समय सीमा आने से पहले ही फाइनल टेस्ट का दिन आ गया। इवेल्युएशन में मुझे अपने मास्टर के सामने उन सीक्रेट टेक्निक का प्रदर्शन करना था जो उन्होंने मुझे सिखाई थी, टेक्निकों की पावर को साबित करने के लिए। और ऐसे बैठा रहता है और हमारा एमसी कहता है कि मास्टर, इवेल्युएशन से पहले एक बात है जिसके बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। और अपने मन में कहता है कि ये दोनों उन सबसे पावरफुल मास्टर में से हैं जिनसे मेरा अब तक सामना हुआ है। शायद वो उस सवाल का जवाब दे सके जो मैं सबसे ज्यादा जानना चाहता हूँ। हमारा एमसी पूछता है ट्रांसेंडेंट डेमन के रियलम तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना होगा? और अपने मन में बोलता है कि एब्सोल्यूट डेमन से परे जाकर ट्रांसेंडेंट डेमन बनने का रास्ता। यहाँ तक कि हाईएस्ट लेवल की मार्शल आर्ट भी तभी पूर्ण मानी जाती है जब वो अल्टीमेट डेमन के अंतिम रियलम तक पहुंच जाता है। और वो दोनों कहते हैं कि
ट्रांसेंडेंट डेमन। तो वो बच्चा जो होता है वो बोलता है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए तुमको एक अलग तरह के मार्शल दर्शन की जरूरत है। तो हमारा एमसी कहता है एक मार्शल फिलोसफी। तो वो बुढ़ा बोलता है कि एब्सोल्यूट डेमन सच में इनक्रेडिबल रियलम है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसके बाद हासिल करने के लिए कुछ भी बचा ही नहीं है। तो वो छोटा बच्चा भी बोलता है कि लेकिन उस दायरे का मतलब केवल ये है कि आपका व्यक्तिगत स्टडी समाप्त हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी पढ़ाई खत्म हो गई है। ग्रेट नेचर अपने बॉडी का स्टडी पूरा करने के बाद अगला कदम ये होगा कि आपको उस प्रकृति का प्रैक्टिस करना चाहिए जिसने हमें एग्जिस्टेंस में आने की इजाजत दी। ये ट्रू शुरुआत है। तो हमारे एमसी कहता है कि नेचर को स्टडी करने से तुम्हारा सच में क्या मतलब है। तो बुढ़ा कहता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। भले ही तुम्हारे बॉडी में इंटरनल एनर्जी ना हो, नेचर के पास वो एनर्जी मौजूद है। तुमको उस पावर का यूज करने में एबल होना चाहिए। और वो बच्चा भी बोलता है कि हल्की हवा को तूफान में बदल देना या फिर सुप्रीम आकाश को अंधकार से ढक देना, उस समय तुम्हारा बॉडी खुद ग्रेट नेचर को बदलने में एबल हो जाता है। उस समय तुम ट्रांसेंडेंट डेमन तक पहुंच जाओगे। हमारा एमसी भी अपने मन में कहता है कि नेचर ये आइडिया की विषय मुझे अलग कुछ और है, लेकिन ये आश्चर्यजनक है कि ऐसी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट में है। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या ये विचार तुम दोनों का ही है। तो वो दोनों कहते हैं कि नहीं, हमने ये बात एक रिक्लूसिव मास्टर से सुना है, कोई ऐसा पर्सन जिसे तुम अच्छी तरह जानते हो, चियोन मेरियो, ये तुम्हारे मास्टर की टीचिंग थी। तो ये बात सुन के हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि ये सर्टेन है, आगे के रास्ते में चियोन मेरियो से सामना तो होना तय है। और वो बुढ़ा कहता है कि अगर तुम्हारे पास और कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्या हम एवेल्युएशन शुरू करें। हमारा एमसी कहता है कि हाँ, और अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे इन दोनों को अपने साथ ले जाना होगा और मेरियो को ठिकाने का पता लगाना होगा। इफ ट्रेनिंग और ब्लड डेमन पाम और आइस मून डिवाइन आर्ट से प्राप्त इंसाइट से मेरा करंट रियलम सुपर डेमन की पीक पर है। मेरा डेंटियन का फ्लो अब जिस तरह से बढ़ रहा है उसे देखते हुए मेरे पिछले लाइफ के एक्सपीरियंस के आधार पर ये डेफिनेटली एब्सोल्यूट डेमन तक पहुंचने का संकेत है। लेकिन मैं अभी तक अल्टीमेट डेमन नहीं बन सकता। मुझे पहले की विधि से भिन्न विधि के माध्यम से अल्टीमेट डेमन तक पहुंचना होगा, क्योंकि ट्रांसेंडेंट डेमन का लेवल इस बात पर निर्भर करता है कि मैंने कौन सी मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है। ब्लड डेमन पाम और आइस मून डिवाइन स्किल, ये दोनों टेक्निक है। एब्सोल्यूट डेमन और उससे आगे पहुंचने के लिए विशेष स्पेशल चीजों की जरूरत होगी मुझे। आखिरकार ब्लड डेमन पाम एक डेमोनिक स्किल है जो नेचर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती है। ये एक ऐसी पावर है जिसे एक बार फिर विकृत कर दिया गया है। अगर मैं इस टेक्निक से एब्सोल्यूट डेमन टेक्निक बना दूं, मुझे लगता है कि नेचर की एनर्जी को सही मायने में समझना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आइस मून डिवाइन स्किल के माध्यम से एब्सोल्यूट डेमन तक भी पहुंच जाऊं, मुझे शायद प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। एक नॉर्मल बॉडी पर पड़ने वाले फिजिकल तनाव को भी अगर अलग रख दे तो समय का फ्लो भी एक कारक है। आइस मून डिवाइन स्किल की पावर प्रकृति व्यवस्था के विरुद्ध जाती है। अगर नेचर को समझना ही परमानंद प्राप्त करने का शॉर्टकट है, जैसे कि मेरियो ने कहा था, फिर आइस मून डिवाइन स्किल को पार करने के लिए ग्रेट नेचर को समझना भी जरूरी है। मुझे यकीन नहीं कि मैं तैयार हूँ या भी नहीं उस लेवल पर किसी चर्चा को समझने के लिए, लेकिन ये आसान नहीं होता। फाइनली भले ही मैं अल्टीमेट डेमन तक पहुँचने के लिए दो डिवाइन स्किल में से एक को चुनूं, रिजल्ट प्रोबेबली पहले जैसा ही होगा। मुझे किसी ऐसे पर्सन के गाइडेंस की जरूरत है जो मेरियो की तरह हाई लेवल तक पहुँच चुका हो। अगर ये पॉसिबल नहीं हो तो फाइनली मुझे इसे खुद ही हल करना होगा। आगे बढ़ने से पहले मुझे सावधान पूर्वक विचार करना होगा कि मुझे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। हमारे एमसी से और वो बुढ़ा कह रहा होता है कि मोरिम में वो कहते हैं कि 3 चालें मान लेनी चाहिए, क्यों ना हम दोनों अपने डिसाइपल को 3 चालें सिखाएं। तो वो छोटा बच्चा भी कहता है कि ठीक है, चलो करते हैं। तो वो बुढ़ा उससे पूछता है क्या मैं पहले जाऊँ। तो वो बोलता है कि हाँ जाओ। और हमारा एमसी इधर अपने मन में सोच रहा होता है कि फिलहाल चलो सिर्फ इस एवेल्युएशन को पास करने पर ध्यान देते हैं। और वो बुढ़ा हमारे एमसी से कहता है कि अब अपने जो ब्लड डेमन पाम की टेक्निक सीखी है उनका यूज करो, मुझे अपना सबसे पावरफुल रूप दिखाओ। बस तुम इतना जानते हो, अगर तुम मुझे इस दायरे से बाहर निकाल सकते हो, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। तुम्हारा एमसी भी कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया हूँ। और वो बच्चे से कह रहा होता है कि ये क्या है, तुमने उसे तलवार भी दी है, मुझे लगता है कि तुमको वो वाकई बहुत पसंद आ गया। तो वो बोलता है कि चुप हो जाओ। फिर हमारा एमसी अपने पावर का यूज करता है। ये देख के बुड्ढा अपने मन में कहता है कि जरा उस बच्चे को देखो। हमारा एमसी कहता है कि ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ। और अपने मन में कह रहा होता है कि ह्यूग भी मुझे रोकने के लिए डेफिनेटली एब्सोल्यूट डिफेंस की एक आइस वॉल खड़ी कर देगा। इससे मेरे पास 2 रास्ते बचते हैं। उसके बर्फ की दीवार खड़ी करने से पहले ही ब्लड एविल आर्ट का यूज करूं, या फिर दीवार को ही तोड़कर अंदर घुस जाऊं। दूसरा रास्ता फिलहाल इम्पॉसिबल है, इसलिए मुझे पहला रास्ता चुनना होगा। और वो बुढ़ा कहता है कि यार यार तुम कब आ रहे हो। और वो अपनी पावर को भी रिलीज कर रहा होता है। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि डैम इट, मुझे तो कहीं भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। चलो ध्यान देते हैं, समय और दूरी सबसे ज्यादा मायने रखता है। मैं ये कर सकता हूँ, चलो करते हैं। फिर हमारा एमसी अपने स्वर्ण को आगे करते अपनी पावर को रिलीज करता है
और वो बुड्ढे के पास जाता है। तभी बुड्ढा भी अपनी आइस स्किल पावर का यूज करके आइस वॉल खड़ी कर देता है और उसका पावर हमारे एमसी का पावर टकराता है और हवा में उड़ जाता है। ये देखिए बच्चा कहता है कि ये तो डिफ्लेक्ट हो गया है, लेकिन तभी कोई देख के हैरान होता है। जो हमारे एमसी का अटैक होता है उसके आइल से ऊपर उड़ के उसके ऊपर आ रहा होता है। ये देख के ये बुड्ढा भी हैरान होता है और वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और हमारा एमसी एकदम बेड लुक में पोज दे रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर जैसे धुआं हटता है तो वो बुड्ढा भी थोड़ा हाँफ रहा होता है और हमारे एमसी से बोल रहा होता है, मैंने शायद अपनी गार्ड डाउन कम कर दी थी, लेकिन ये वाकई इम्प्रेसिव था। क्या ये वही टेलीकिनेटिक तलवारबाजी स्किल थी जिसे तुमने अभी अभी दिखाया है? तो ये बात सुन के हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि जब मैंने अपनी एनर्जी फ्लो की तो मुझे अचानक फ्लो दिखाई देने लगा। ये किस प्रकार की घटना है? अनजाने में मेरी दृष्टि अवेकन हो गई। ये सोचकर सरप्राइज होता है कि मेरी ऊपरी डेंटियान खुल गया, जबकि मेरे मिड और निचले डेंटियान अभी तक सिंक्रोनाइज भी नहीं हुआ है। हमारे एमसी से वो बच्चा बोल रहा होता है कि तुमने कैसे मैनेज किया? क्या तुम अल्टीमेट डेमन तक पहुंचे बिना ही ब्लड डेमन स्किल का यूज करते समय साइकोकिनेसिस का यूज करोगे? हमारे एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि नेचर की एनर्जी का यूज करने वाले ये टेक्निक ये पर्सन को दूर स्थित वस्तुओं को हिलाने या परिस्थिति के अनुसार उन्हें डिस्ट्रॉय करने की भी एबिलिटी प्रदान करती है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं नहीं, मैं खुद भी पूरी तरह से यकीन नहीं हूँ। और अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या इसका रीजन यह है कि मेरी ऊपरी डेंटियान इतने विचित्र तरीकों से अवेकनिंग हुआ है? ये एक ऐसे रूप में प्रकट हुआ जो विशिष्ट मार्शल आर्ट के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद मैं अल्टीमेट डेमन के अंतिम पीक तक नहीं पहुंच पाया। हमारे एमसी के पास बुढ़ा आता है और कहता है कि चाहे जो भी हुआ हो तुमने एक और जरूर किया है, जैसा मैंने वादा किया था। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा और अगर तुम इस बार भी मुझे पीछे ढकेलने में कामयाब हो गए मैं तुम्हें अपनी सारी इंटरनल एनर्जी भी दे दूंगा। तो चलो फिर आ जाओ। और हमारा एमसी और वो बच्चा भी देख रहा होता है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया हूँ। फिर से हमारा एमसी अपने स्वर टान लेता है और कहता है कि चलो फिर मैं शुरू कर रहा हूँ। तो वो बोलता है कि ठीक है फिर शुरू करो। हमारा एमसी ध्यान लगाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, ऐसा नहीं लगता कि वो इस बार बचाव करने का इरादा रखता है। तभी वो कुछ एनर्जी को देख के हैरान होते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि ह्यूगबी के आसपास धाराओं का फ्लो धीमा हो रहा है। क्या ये हो सकता है? क्या उसने समय को रोक देने जैसे कोई चीज शुरू कर दी है? अच्छा ऐसा है, भले ही ऑपरेशन प्रोसेस सोशो डोमेनिक स्किल से अलग हो, फिर भी आइस मून डिवाइन आर्ट का एक अल्टीमेट इन टेक्निक है, क्योंकि इसकी एक पावर समय को ही धीमी करने की एबिलिटी है। क्या उस हेवनली डेमन ने पास्ट में मेरे समय को ठहराव को तोड़ते समय कुछ ऐसा ही देखा था? मेरे लिए समय एक विशाल अजय शक्ति थी, लेकिन उस हेवनली डेमन के लिए ये एक महज वस्तु थी। अगर मैं भी इस बंधन को पार करना सीख सकूं, मैं उस तरह से बेकार होकर हारा नहीं हूँगा जैसे मैं उस समय हुआ था। अगर ऐसा है तो क्या मेरे करंट स्वरूप सच में समय के उस फ्लो को पार कर सकता है? मैं अभी जो चीज आजमा सकता हूँ वो ये है। हमारा एमसी उस पे अटैक करता है अपनी एनर्जी से। मैंने जो एनर्जी उत्पन्न की उसे लेने के लिए और इसे ह्यूगबी के ठीक सामने इरेगुलरली विस्फोट कर देते हैं। हम देखते हैं कि वो बुड्ढे के पास वो एनर्जी आ रही होती है और हमारा एमसी कह रहा होता है कि समय में अंतराल पैदा करने के लिए, और वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। हमारा एमसी कह रहा होता है क्या मैं सफल हुआ हूँ? और वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर ह्यूगबी नहीं होता है। हमारा एमसी कहता है कि आखिर वो कहाँ गया? अभी हमारे एमसी कदम सामने आ जाता है और कह रहा होता है ये तो ब्लड डेमन की खासियतों में से एक है ना? दुश्मन पर दागी गई एनर्जी का विस्फोट करना, इसे रोकना फिजिकली इम्पॉसिबल बना देना। हमारा एमसी एकदम डर जाता है और पीछे हट जाता है और वो बुढ़ा कह रहा होता है कि हालांकि तुम अभी भी इनएक्सपीरियंस्ड हो। ये सब देख के हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि समय की गति को बेहद धीमी करने वाली अपोनेंट को पछाड़ना, मुझे या तो समय के फ्लो को उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग से बांधना होगा। हमारे एमसी से वो कह रहा होता है कि तो क्या तुम अब भी कंटिन्यू रखना चाहोगे? और हमारा एमसी बस सोच रहा होता है या फिर अपोनेंट द्वारा निर्धारित प्रतिबंध की मूल संरचना को बेकार कर देना। लेकिन फिलहाल ये दोनों ही चीजें मेरे लिए इम्पॉसिबल है। ह्यूगबी का लेवल मुझसे कहीं ज्यादा है। हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं हार मानता हूँ, मुझे एक भी अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रहा है। ये बात सुन के वो अपने मन में सोच रहा होता है बुढ़ा, क्योंकि तुमने फाइट खत्म होने से पहले ही इतनी आसानी से हार मान लिया। मुझे लगता है तुमने देखा होगा कि मैंने समय की गति धीमी कर दी है। हमारे एमसी से कहता है कि तुमने बहुत कड़ी मेहनत की है। अभी पीछे से वो बच्चा बोलता है कि तो क्या मेरी बारी है? तो बोलता है कि हाँ तैयार हो जाओ, ये काफी मजेदार होने वाला है। तो बच्चा भी मुस्कुरा के बोलता है कि तुम किस बात के लिए तैयार रहना चाहते हो? अब 3 बारी मुझे अपना कोई भी अटैक दिखाओ। हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है, और अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर ब्लड डेमन की पावर स्पीड और सटीकता में निहित है तो आइस की स्किल समय के बंधन और कंट्रोल में निहित है। आइस मून डिवाइन आर्ट के समय कंट्रोल में 3 स्टेज शामिल है, लेकिन समय के जमने के पहले और दूसरे स्टेज चू आयरन के नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। 3 मौके का इंतजार करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं सीधे तीसरे अटैक पर जाऊंगा। हमारा एमसी अपने ऑरा को यूज करने लगता है। ये देख के दोनों बुड्ढे हैरान हो जाते हैं और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि फिलहाल ये फॉर्मर ग्लेशियर ओरिजिन कॉन कंप्रेशन यही मेरा लास्ट स्टेज है। चलो ठीक है फिर करते हैं। हमारा एमसी उस पर अटैक कर देता है। अटैक एकदम उसके एकदम करीब आ जाता है। वो भी अपनी पावर को हाथ में लाते हुए कहता है कि ठीक है फिर चलो शुरू करते हैं, और हमारे एमसी के अटैक को भी अटैक कर देता है।
देता है, लेकिन वो कुछ देख के हैरान होता है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि लेकिन मुझे इतनी उम्मीद थी। फिर उसे हमारा एमसी आई फॉल मिस्टीरियस फ्लोअर बुलेट टेक्निक को यूज करके और अटैक करता है। वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे वो बच्चा भी पीछे घिसट जाता है। ये सब देख के बुढ़ा भी कह रहा होता है कि एक आइस फॉल बैरियर, तो तुमने अपनी एम्बेडेड आइस क्रिस्टल में बर्फ के क्रिस्टल जुड़े हुए हैं। वो बच्चा भी बोल रहा होता है कि यार ये सोचना भी अजीब है कि तुम ब्लड डेमन की एनर्जी बाधा को इस तरह से इस्तेमाल करोगे। हंसते हुए वो बुढ़ा कहता है कि मुझे लगता है कि इसमें मैं यूट्रो हो जाएगा। तो बच्चा भी कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने मुझे पकड़ लिया। डिसाइपल, क्या तुम पहले से ही उस लेवल पर नहीं हो जहाँ तुम अल्टीमेट डेमन स्टेज तक पहुँच सकते हो? तुम अभी तक एडवांस क्यों नहीं कर पाए? तो हमारा एमसी कहता है कि क्योंकि मुझे अब भी समझ नहीं आया है कि नेचर को गले लगाने का क्या मतलब है। तो बच्चा बोलता है कि तुम्हारा इससे मतलब क्या है? तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नेचर की एनर्जी को समझने में मुझमें बहुत कमी है। इसी वजह से एक बार फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अपने बॉडी की भी पर्याप्त समझ नहीं है। ये सब सुन के वो बुढ़ा बोल रहा होता है, तुम सच में एक और भी हायर रियलम की कामना करते हो? वो बच्चा भी बोलता है कि वो क्वेश्चन जो तुमने ट्रांसेंडेंट डेमन स्टेज तक पहुंचने के मार्ग के बारे में पूछा था, क्या तुम सीरियस हो? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ मैं सीरियस हूँ। तो ये बात सुन के वो बुढ़ा बोल रहा होता है, मैं समझ गया, ये एक बेहतरीन रवैया है। अधिकांश तांत्रिक इस बात को इग्नोर कर देते हैं। वो बच्चा भी बोल रहा होता है, अदर मार्शल आर्टिस्ट उस मोमेंट उत्थान की ओर अट्रैक्ट होते हैं जब उन्हें ज्ञान होता है और उन्हें एक रास्ता दिखाई देता है। फिर जैसे ही वो किसी बाधा से टकराते हैं उन्हें पछतावा होता है। उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी नींव उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितनी वो चाहते थे। चलो ठीक है, ट्रेनिंग यही समाप्त हो गया है। और वो दोनों बंदे हमारे एमसी के कंधे पे हाथ रखते हैं और वो बच्चा कहता है कि और अब से तुमने डिजायर गोल अपना पूरा कर लिया है, चलो उन पार्टों को पूरा करें जिन्हें हमने अभी तक पूरा नहीं किया है। और वो बुढ़ा भी कहता है कि चलो मेरे डिसाइपल ऐसा ही करते हैं। हमारा एमसी मुस्कुरा के कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो बच्चा भी बोल रहा होता है कि हमें सबसे पहले क्या कोशिश करनी चाहिए। तो वो बुढ़ा कहता है अगर ये ट्रांसेंडेंट डेमन स्टेज की और जाने वाला मार्ग है तो हमारा एमसी कहता है कि मास्टर, क्या ये डिसाइपल आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता है? तो वो लोग कहते हैं कि क्या? तो हमारा एमसी कहता है कि आप प्लीज लॉर्ड गोनमा की हेल्प कर सकते हैं। वो हेवनली डेमन का फोर्थ डिसाइपल था। तो ये बात सुन के वो लोग बोलते हैं कि हेवनली डेमन फोर्थ डिसाइपल की हेल्प करना। तो हमारे एमसी कहता है कि हाँ, मुझे नहीं पता कि आपको पता है या नहीं, लेकिन हेवनली डेमन के अदर डिसाइपल के बारे में सत्ता संघर्ष शुरू होने से पहले ही ठोस नींव स्थापित कर ली गई थी। हर डिसाइपल के साथ जुड़ने वाले एक्सपर्ट की संख्या अनगिनत है, लेकिन फोर्थ डिसाइपल को किसी भी एक्सपर्ट का कोई समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये बात सुनकर वो लोग कहते हैं कि तो फिर उस फोर्थ डिसाइपल ने हेवनली डेमन बनने की प्रतिभा अभाव है। अगर डिसाइपल के बीच मात्र सत्ता संघर्ष में इतना बड़ा अंतर है, अगर अब हेल्प करे तो क्या वाकई कोई फर्क पड़ेगा? और वो बच्चा भी बोल रहा होता है कि सत्ता ऐसी चीज नहीं है जिसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या बुद्धिमत्ता के बल पर हासिल किया जा सके। इसे उस तरह से नहीं लिया जा सकता, केवल तभी जब तुम लोगों की इच्छित सुविधाओं प्रदान कर सको। क्या फाइनली पावर मूव कर पाएगा? हालांकि ऐसा करने के लिए आमतौर पर इसे साकार करने के लिए एक बड़ी फाउंडेशन की जरूरत होती है और उन्हें समझाने के लिए रिसोर्सेज की भी जरूरत होती है। क्या फोर्थ डिसाइपल के पास वो चीजें हैं? तो ये बातें सुन के हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, हिडन एक्सपर्ट में से कई लोग फोर्थ डिसाइपल गोनमा के बारे में कुछ नहीं जानते, स्पेशली वो लोग जो लंबे समय से सेकुलेशन में रह रहे हैं। हमारे एमसी उन लोग से कहता है कि फोर्थ डिसाइपल एक हेवनली किलिंग स्टार है। तो ये बातें सुन के वो लोग शॉक हो जाते हैं और वो बच्चा भी कहता है कि लड़का कितने साल का है? हमारा एमसी कहता है कि मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन वो 20 साल से ज्यादा उम्र का है। ये बात सुन के वो बच्चा बोलता है, क्या तुम कह रहे हो कि वो उस उम्र में भी जिंदा है? हमारा एमसी कहता है कि हाँ, ये सही है। पीछे से वो बुढ़ा भी बोलता है कि एक हेवनली किलर स्टार जो आमतौर पर 16 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाता, 20 साल तक जिंदा रहा। मैं इसकी इमेजिन भी नहीं कर सकता। जब वो डिसाइपल अपनी पावर का प्रदर्शन करेगा तो कितना पावर प्रकट होगी। तो हमारा एमसी कहता है कि जब तुम पावरफुल कहते हो, हम सच में कितनी ताकत की बात कर रहे हैं? हमारे एमसी के पास वो बच्चा आके बोलता है कि डिसाइपल आमतौर पर हेवनली किलर स्टार का लॉर्ड 16 साल की उम्र में डेथ हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उस मोमेंट उनकी पावर हेवन तक पहुंच जाती है। तो हमारे एमसी कह रहा होता है, क्या तुम कह रहे हो कि ये लगभग एक अल्टीमेट डेमन के लेवल का है? तो वो बोलता है कि कम से कम ये उससे कम नहीं होगा। हालांकि उस पावर को दबाकर जिंदा रहना सच में एक उपलब्धि है। इसके अलावा हर गुजरते साल के साथ वो पावर इमेजरेबल हद तक बढ़ जाएगी। तो हमारा एमसी कहता है कि तब क्या ट्रांसेंडेंट डेमन तक पहुंचना पॉसिबल है? तो वो बोलता है कि शायद। बुढ़ा कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि हमारे कल्ट के अंदर की सिचुएशन एक दिलचस्प मोड़ ले रही है। ठीक है, हमारी डिसाइपल का रिक्वेस्ट है, तो क्या हम जाकर देखें? हमारा एमसी कहता है कि क्या आप सीरियस हैं? तो वो बुढ़ा कहता है कि फोर्थ डिसाइपल के अधीन सेवा करना थोड़ा बेकार हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई रीजन नहीं है कि हम वहाँ न जा सके। हम दूसरों की राय की परवाह करने के युग से आगे निकल चुके हैं। वो बच्चा भी बोलता है, क्या तुमको जाना ही होगा? हमारा एमसी भी बोलता है कि हाँ, फोर्थ डिसाइपल की सेवा करते समय मुझे कुछ करना ही होगा। तो बच्चा कहता है कि क्या ऐसा है? तो मैं भी चलूंगा। हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। तो बच्चा कहता है कि प्रोसेस चाहे जो भी हो, तुम मेरे पहले डिसाइपल हो। एक मास्टर अपने डिसाइपल के रिक्वेस्ट को कैसे रिफ्यूज कर सकता है? हमारा एमसी भी कहता
कहता है कि मास्टर आपका शुक्रिया। तो बच्चा कहता है कि तो फिर तैयार हो जाओ, और वो बुढ़ा भी बोलता है कि तो फिर देरी क्यों, चलो अभी चलते हैं। हमारा एमसी भी जाते हुए कहता है कि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है मैं अभी चल रहा हूँ। तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।